कल आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की जो वैकेंसी आने वाली थी उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है इसका, लेकिन उम्मीद अभी भी कर रहे हैं सभी लोग कि जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है उसे रिवाइज किया जाएगा और उसमें वैकेंसी आएगी। तो मैं आप लोगों से बस यही कह सकती हूँ कि अपनी पढ़ाई को सिर्फ कंटिन्यू करिए। देखिए, वैकेंसीज़ कभी भी आ सकती है, कोई भी टाइम नहीं रहता है ना। वैकेंसी आएगी, 1 महीने में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखिए ताकि आप एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो ये हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही है जो कि जिसमें ये हमारा सेशन 9 है, जिसमें हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसके पहले हमारी 8 सीरीज़ हो चुकी है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता कार्यक्रम है ना। अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय न्यूनता कार्यक्रम में आता है तो नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय रक्ताप्ला नियंत्रण कार्यक्रम। सेकंड है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, विशेष पोषण कार्यक्रम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कंपोजिशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सम्मिश्रण पोषण कार्यक्रम। ओके, तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय नेशनल डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। एनीमिया के अलावा बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NNACP, मतलब नेशनल न्यूट्रियल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1970 में स्टार्ट किया गया है। जिसमें क्या होता है, महिलाओं को जो रक्त से संबंधित बीमारियां होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, ये खासकर गर्भवती महिला के लिए होता है। तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे इसका फुल फॉर्म एंड ये कब स्टार्ट हुआ है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम डिफिशियंसी अफेक्टेड ऑल segment of the population in general and child women and pregnant women in particular is। पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों की ओर विशेष रूप से बच्चे, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। मतलब कि गर्भवती महिलाओं को कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है वो एनीमिया होता है। मतलब कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है रक्त की कमी, है ना। रक्त की कमी को ही क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और जो कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है। रक्त की कमी में क्या हो जाता है, आयरन की मात्रा आयरन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या करना चाहिए महिलाओं को, जिस फूड में न्यूट्रेंट में आयरन सबसे ज़्यादा होता है वही चीज़ उन्हें खाना चाहिए। ओके, और आंगनबाड़ी में इसकी दवाई भी मिलती है। ये बात मैंने आपको पहले बताया है और आपने देखा भी होगा। ओके, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एज पर ICMR 2010 व्हाट आर द डाइटरी रिकमेंडेशन ऑफ बीटा कैरोटीन फॉर एन एक्सपेक्टेंट मदर। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए बीटा कैरोटीन का आहारीय अनुमति कितनी है। मतलब कि जो बीटा एलिमेंट होता है वो एक महिला को पर डे में कितने की ज़रूरत होती है, कितने बीटा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसा फर्स्ट ऑप्शन में 6400, सेकेंड है 8000, थर्ड है 5200 माइक्रो। ये सारी क्वांटिटीज़ किस में होती है, माइक्रोग्राम में होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ 48 माइक्रोग्राम। तो ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 माइक्रोग्राम। अगर मैं बीटा कैरोटीन की बात करूँ, बीटा कैरोटीन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 40 कार्बन होते हैं। ओके, एंड ये रेड और ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये चीज़ आप साइड में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन क्वेश्चन नंबर 37 द ट्राइमेस्टर इज मेन टाइम फॉर स्टोरेज ऑफ
तीसरी तिमाही खालिस्तान का मुख्य समय होता है। मतलब कि जब थर्ड वीक में जब एक प्रेग्नेंट वुमेन पहुंचती है तो वो किसके लिए मेन होता है, कौन से उनको न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला आयरन, फैट एंड कैल्शियम। सेकंड है आयरन, कैल्शियम, फोलेट। थर्ड है विटामिन डी, विटामिन के एंड फैट, कैल्शियम एंड फोलेट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही। तो देखिए जहाँ पे आयरन होगा वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिया कि वुमेन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको आयरन की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे आयरन है उसको रखो, बाकी को हटा दो। तो ये इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये तो ऑलरेडी कट हो, क्योंकि इसमें आयरन है ही नहीं, है ना। अब आयरन, कैल्शियम भी बिल्कुल ज़रूरी होता है। एक वुमेन अगर हेल्दी, अगर किसी वुमेन को रहना है तो उसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, है ना। तो कैल्शियम दोनों में है, ठीक है। अब फोलेट एंड फैट की बात करते हैं। फोलेट अगर फैट की में कंपेयर करें तो हम फैट जो है एक वुमेन में वसा जो है उसकी मात्रा फोलेट से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की अगर मैं बात करूँ तो इसका तो आंसर आप ऐसे ही बता देंगे, है ना। क्यों बता देंगे, है ना, क्यों बता दें, क्योंकि मैंने आपको इसका एक अच्छा सा ट्रिक बताया है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट आर द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए हैं। मतलब कि भारत सरकार की जो पॉलिसी चल रही है किसके लिए, विटामिन ए के रोकथाम की, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए जो पॉलिसी चल रही है उसके लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे नीचे आपको 3 लाइंस में मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें एक तो ऑल ऑफ एबव है, बाकी 3 जो हैं वो उनसे रिलेटेड ही होंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपको इस टाइप से लेंदी आंसर दिखाई दे और उसमें ऑल ऑफ एबव ऑप्शन हो तो आप ऑलवेज उसको क्या करेंगे, ऑल ऑफ एबव इज़ द राइट आंसर। देख लेते। प्रमोटिंग कंजप्शन ऑफ विटामिन ए रिच फूड, बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए से समृद्ध भोजन सेवन को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जिसमें अगर विटामिन ए की कमी है तो आप पेशेंट को विटामिन ए से रिच फूड ही देंगे ना। सब जिस फूड में विटामिन ए ज़्यादा होगा वही चीज़ देंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है विटामिन ए की पूरक खुराक देना चाहिए, सही बात है। मतलब कि विटामिन ए का क्या बोलना चाहिए, हमको सप्लीमेंट देना चाहिए। जैसे आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो आयरन सप्लीमेंट देते, वैसे विटामिन ए की सप्लीमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी चिल्ड्रन, तो मतलब जिन बच्चों को विटामिन ए की कमी है या फिर जिन प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन ए की कमी है तो उनको हमको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट यही सारी चीज़ें कर रही है। तो ऑल ऑफ एबव इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 is the measles वैक्सीन इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर। खसरे की वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, कल मैंने आपको MMR बताया था। MMR में कितने टीके लगते हैं एक बच्चे को, 3 टीके लगते हैं ना। उसमें पहला वाला था मेसल्स, ओके वही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 11 से 12 दिन के बाद में। ओके अगर क्वेश्चन में बोला है कि आप अगर बच्चे को खसरे का वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उसकी प्रतिरक्षा विकसित होने में कितना टाइम लगता है। मतलब कि उसकी इम्यूनिटी, आपने आज वैक्सीन लगाया, कल इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने वाली उसकी, उसको कितना टाइम लगता है ये आपसे पूछा है। आफ्टर 1 मंथ वैक्सीनेशन, आफ्टर 15 डेज वैक्सीनेशन, नन ऑफ एबव। तो विच वन इज़ द राइट आंसर। द राइट आंसर इज़ 11 to 12 डे आफ्टर वैक्सीनेशन। मतलब कि वैक्सीनेशन के 11 से 12 दिन बाद उसको क्या होता है, प्रतिरक्षा विकसित होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। असंचारण रोग क्या होता है। आपको तो इसमें भी खुश होना चाहिए, फिर से ऑल ऑफ एबव है ना। इस टाइप के क्वेश्चन देखो तो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फट से क्या करना है आपको, ऑल ऑफ एबव इसका आंसर टिक कर देना। ओके इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आपको अपना टाइम सेव करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है असंचारण रोग क्या होता है। मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे क्या होती है, इसमें कौन कौन से फॉलोज होते हैं। तो अगर फर्स्ट की मैं बात, तो फर्स्ट ऑप्शन बोला डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। ऑब्वियस सी बात है। नॉन कम्युनिकेबल है मतलब कि कम्युनिकेबल नहीं कर पा रही, असंचारण हो रहा है मतलब कि संचारण नहीं हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं।
कम्युनिकेबल का अगर मीनिंग, कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या होता है कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे किसी चीज़ से। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन। सेकेंड है पैथोजन आर नॉट इन्वॉल्व, जिसमें रोग जनित पैथोजन सम्मिलित नहीं होते हैं। हाँ, इसमें पैथोजन सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो दीज डिजीज मे बी कॉज्ड ड्यू टू द डाइटरी डिफिशियंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक प्रॉब्लम। वे रोग जो आहारी न्यूनता, हार्मोन असंतुलन कारण हो सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देख ही रहा होगा आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। फ्लोरोसिस मैनिफेस्ट मेनली एज, फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है। डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, बोथ ऑफ एबव, कार्डियक फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है? फ्लोरोसिस ना पता है दांतों में, मतलब हड्डियों में होता है, और जो दांत होते हैं वो भी हड्डी से ही बने होते हैं, और बोन्स, स्केलेटन जो है वो तो होता ही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ एबव। आपने सुना होगा कुछ लोगों के या फिर कुछ बच्चों के या किसी के भी दांत कैसे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि इन्होंने जो पानी पिया है उसमें क्या हो गया, फ्लोरोसिस की मात्रा, फ्लोरोसिस जो है वो ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इनके जो टीथ है वो ऐसे हो गए। तो ये फ्लोरोसिस जो है वो किस किस में होता है, स्केलेटन एंड डेंटल में होता है। तो बोथ ऑफ अबव इज द राइट आंसर। कार्डियक फ्लोरोसिस बोल रहा है मतलब आपके दिल में हड्डी है कि जो कि टूट जाती है, नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैटी एसिड्स एसेंशियल फॉर प्रिवेंट ऑफ कोरोनियस हार्ट डिजीज। हृदय धमनिया के रोकथाम के लिए कौन सी आवश्यक वसा अम्ल है? तो फर्स्ट है लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, सेकेंड है ट्राइग्लिसराइड, थर्ड है ट्रांस वसा अम्ल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है लिनोनिक एंड लिनोलेनिक अम्ल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है एक्टिविटीज़ अंडरटेकन एट द गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू मेंटेनेंस हेल्थ ऑफ पीपल फॉर कंट्रोलिंग डिजीज आर नोन एज। रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्वास्थ्य स्थानीय संगठन के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां कौन सी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक हेल्थ, सेकेंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, व्यावसायिक हेल्थ, इंस्टीट्यूशनल हेल्थ, संस्थागत हेल्थ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, लोगों के द्वारा की जा रही है, मतलब कि एक समाज के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा। इंस्टीट्यूट में आप अगर करेंगे तो वो वहीं तक के सीमित रहेगा जहाँ तक आप मतलब जितने बच्चे इंस्टीट्यूट में आते हैं, है ना, ये ज़्यादा लोगों तक के नहीं पहुँच पाएगा। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ऑक्यूपेशनल की अगर मैं बात करूँ तो व्यावसायिक लोग, जहाँ ये हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कोई व्यावसायिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक हेल्थ। मतलब कि समुदाय, एक समुदाय के प्रति या फिर समुदाय के लोग अगर किसी चीज़ का निवारण करते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, तो उस चीज़ को क्या किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ, सभी लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट किया, मोदी जी का सपोर्ट किया, देश का सपोर्ट किया, तब जाके उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाए। नहीं तो अगर जो लोग अगर घर से बाहर निकल रहे थे वो लोग इन्फेक्टेड हुए थे उस चीज़ से, लेकिन सब लोगों के सहयोग से बहुत लोग बच भी गए, लेकिन बहुत लोगों ने अपना जो लाइफ है वो गवा भी दी इस चीज़ में। तो मतलब अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, कम्युनिटी को फॉलो करेंगे, तो आप बिल्कुल ही उस चीज़ से आप बच सकते हो। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड इन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 में क्या हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया गया था। आंसर देख लेते हैं, यस 2005 में ये स्टार्ट किया गया था। ओके, तो आप याद रखेंगे। तो ये थी हमारी क्लास। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो।
मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी आपके जो शेड्यूल रिवाइज हुआ है अभी आपके जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है उसमें भले ही महिला पर्यवेक्षक ना हो और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो बड़ी बड़ी हैं वो नहीं हैं, तो देखो स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ का विरोध ज़रूर करेंगे, वो प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। चुनाव के बाद आचार संहिता ख़त्म होने के बाद में हो सकता है कि आपका शेड्यूल रिवाइज हो, तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्या ही कर लोगे आप नहीं पढ़ोगे तो बताओ? हाँ, आपके पास में अगर कोई दूसरे ऑप्शंस हैं तो अच्छी बात है, जिसके पास में दूसरे ऑप्शंस नहीं है वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।